क्लियरली ऑडिबल? सब लोग क्लियरली ऑडिबल एकदम? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ऐसे तीन टॉपिक्स है इसमें। लेट्स बिगिन विथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये तो बहुत आसान है यार। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कौन सिखाता है? 8th स्टैंडर्ड में सीखा, 9th स्टैंडर्ड में सीखा, 10th स्टैंडर्ड में फिर से परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन? देखो तो जरा। What do you mean by percentage composition? सिंपल कहानी है, ये गोलू है ना? यस। इसका टोटल वेट मान के चलते हैं, वैसे मास बट वेट लिख रहा हूं मैं। ओके, 100 kg वेट है। बढ़िया। इस 100 kg वेट में इसके टकलू का कंट्रीब्यूशन कितना है? भैया इसका जो हेड है ये, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? सो लेट अस से इसके हेड का वेट है 20 kg। लेट अस से इसका जो टमी है, इस टमी का वेट है 60 kg। यस। और इसके जो लेग्स है, ये जो लेग्स है इसके, इनका कंट्रीब्यूशन है 10 kg। और इसके जो हैंड्स है, इस हैंड्स का कंट्रीब्यूशन है 10 kg। Yes. What is the contribution of each part in the body weight? बॉडी के टोटल वेट में हर एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो मुझे निकालना है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज टमी। तो मैं बोलूंगा वेट ऑफ द टमी, वेट ऑफ द टमी डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन उसके स्टमक का है? बच्चों, कोई कोई बच्चे ना ऐसे वेरी थिन होते हैं बट उनका वेट ज्यादा होता है। यस, बिकॉज प्रोबेबली उनका बोन वेट ज्यादा था, प्रोबेबली, है ना? सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स इज मोर इन द वेट। कोई बच्चा रहता है जो बहुत गोलू मोलू है, यस, तो प्रोबेबली द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज मास, यस, इज मोर इन हिज वेट। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट। तो यहां पर बोलो टमी का कितना कंट्रीब्यूशन है? वेट ऑफ द टमी इज 60 kg डिवाइडेड बाय टोटल इज 100 इंटू 100। ये दोनों मर गया। 60% तो उसका टमी का वेट है। तो अगर किसी ने बोला भैया तू वेट कम कर, तो उसको किस पे फोकस करना पड़ेगा? टमी पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? यस। मैं जानना चाहता हूं कि उसके फेस का परसेंटेज वेट कितना है। तो मैं बोलूंगा वेट ऑफ द टोटल हेड एंड फेस का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द फेस इज 20 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 20%। कोई डाउट है क्या किसी बच्चों को इसमें? एनीबडी, एनी डाउट? यस। सो सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे ही हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, NaCl। यस। तो NaCl का टोटल वेट कितना होता है? तो वेट ऑफ Na प्लस वेट ऑफ Cl, ये होता है 23 प्लस 35.5, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 58.5 इज द टोटल वेट ऑफ NaCl। आपको पूछा इसमें Na का कंट्रीब्यूशन कितना है, बताओ। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ Na। तो मैं बोलूंगा सिंपल है, वेट ऑफ Na डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ NaCl। यस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 23 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 100। जय माता दी। कैलकुलेशन आप करोगे? यस, कैलकुलेशन बड़े बड़े आने वाले हैं बट करना पड़ता है। परसेंटेज वेट ऑफ क्लोरीन, तो मैं बोलूंगा 35.5 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 100। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन इन हिज वेट। इज दैट ओके विथ एवरीबडी? किसी को छोटा मोटा डाउट है क्या? जल्दी से बता दो, एल्स जल्दी से एक थम्स अप दे दो, फिर मैं क्वेश्चंस के पास जाता हूं इसमें। बढ़िया, बेस्ट है ये तो। यू गाइस आर स्मार्ट। क्वेश्चन,
Calculate the percentage by weight of the following. Potassium in potassium dichromate. Step number 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 और पहले इसका वेट निकाल लो। सो देर आर 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम, 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम, 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वेट ऑफ पोटेशियम इज 39 प्लस 2 इंटू वेट ऑफ क्रोमियम इज 52 प्लस 7 इंटू 16। तो बताओ ये कितना हो गया? यस 78 प्लस, यहां ऐसे लिख देता हूं, ओके, 78 प्लस 104 प्लस 16 इंटू 7 112 प्लस 16 इंटू 7 कितना होता है? 16 7 112 112। तो ये हो गया 8 12 14 1 7 8 9 294। This is called as GMM of K2Cr2O7, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड। आपको बोलता है पोटेशियम का इसमें परसेंटेज बताओ, तो हमने बोला पोटेशियम का परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय टोटल वेट या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा, इंटू 100 तो रह गया। बोलो वेट ऑफ पोटेशियम कितना है? सिर्फ पोटेशियम का है 78, तो 78 अपॉन टोटल कितना है? 294 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, कट्टम गुट्टम करके करते बैठो आप लोग। ये है ना, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 147। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। यस, ये 3 से जा रहा है क्या? वेरी गुड, तो 3 से भी जा रहा है। सो ये हो जाएगा 3 13 जा 3 4 जा 12 2 7 49। सो फाइनल आंसर वुड बी 1300 अपॉन 49। आप इसको सॉल्व करके परसेंटेज में आंसर लिखोगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यू डिड दिस एग्जैक्ट सेम थिंग इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो वही है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट। तो पहले कैल्शियम फॉस्फेट का टोटल वेट निकालो और फिर फॉस्फोरस का परसेंटेज निकाल लो। आई एम मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। डेसिमल पॉइंट में कितना तक लेना है, 2 की 3? 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। आ जाओ। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल बाय 5 kg यूरिया। बच्चों दिस इज यूरिया, ध्यान से समझना, आराम से एकदम। CONH2 whole twice. Let us find out the gram molecular mass of यूरिया। यूरिया का टोटल वेट निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल का या ग्राम मॉलिक्यूलर। सो 1 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 2 नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन। देखो तो जरा, दिस इज 2 नाइट्रोजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। बहुत अच्छे। कार्बन होता है 12, यस, ऑक्सीजन होता है 16, 2 इंटू नाइट्रोजन होता है 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन होता है 1। सो 12 16 14 प्लस 4, ये हो गया 20 30 40 46। 46 ग्राम इज द GMM ऑफ यूरिया। सर सर 14 इंटू 2 सर वो करना है। 2 into 14। सॉरी सॉरी, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 14 2 इंटू 14, सॉरी सॉरी, 28 प्लस 4, सॉरी भैया। सो 28 प्लस 12 हो गया 40, 46 और 40 60 60 60 ग्राम्स।
is the GMM, is the GMM of यूरिया. यस, इस यूरिया के GMM में नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है बताओ, ध्यान से समझो. 60 ग्राम में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चा? 28 ग्राम्स. 28 grams is the contribution of नाइट्रोजन. 60 ग्राम यूरिया मेरे पास है तो उसमें नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है 28 ग्राम्स. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन 5 kg यूरिया. तो सिंपल बात है, देखो यहां ध्यान देना. 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन होता है. यूनिटरी मेथड कर रहा हूं तो भैया 5000 ग्राम यूरिया में कितना नाइट्रोजन होगा? सिंपल है ना. 60 ग्राम यूरिया में 28 इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाइट्रोजन. तो फिर 5000 ग्राम यूरिया, 5 kg यूरिया में कितना नाइट्रोजन है, ऐसे बोल रहा है वो आपको. तो बहुत ही आसान हो गया ये तो. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 60 इंटू एक्स इज 28 इंटू 5000. तो x इज इक्वल टू 28 इंटू 5000 अपॉन 60. इतना ग्राम्स. ये आंसर मेरा ग्राम में आया, ध्यान रखना. आंसर मैंने ग्राम्स में निकाला है, याद रखना. आपको आंसर फाइनल केजी में लिखना होगा. सो डिवाइड बाय 1000 कर देना इसको, तो केजी में आंसर आ जाएगा. यस, इतना केजी नाइट्रोजन होगा 5 kg यूरिया में. बोलो समझ में आया क्या? आपको क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन इन 5 kg यूरिया. हमने बोला देखो देखो 60 ग्राम में 28 है तो यूनिटरी मेथड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. 60 ग्राम में इतना है तो 5000 ग्राम में कितना होगा. सिंपल. एनीबडी एनी डाउट? छोटा मोटा कुछ भी? यस, सॉर्टेड है. क्या बात है, बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा. आराम से. वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O. पहले तो इसका वेट निकालो. तो मैं बोलूंगा इसमें 2 सोडियम है प्लस 1 कार्बन है प्लस, देखो यहां 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन प्लस 10 molecules of water, plus we have 10 molecules of water, 10 times of water, 2 into hydrogen plus oxygen. बोलो बात समझ में आई क्या? तो इसको कैलकुलेट करेंगे. 2 into 23 plus 12, 3 into 16 plus 10 into 2 हाइड्रोजन plus 16, यानी 2 plus 16. दैट इज नथिंग बट, आ जाओ, ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस ये 18 इंटू 10, 180. तो बच्चा इसको कैलकुलेट कर लो फिर. 180, 48, 12, 46, 10, 16, 6, 1, 8, 9, 10, 18, 8, 1, 286 ग्राम्स. क्या सारे बच्चे समझे? 286 ग्राम्स. 286 ग्राम्स में कितना वाटर परसेंटेज है बोलता है. तो देखो ये वाटर है, यानी ये वाटर है, यानी ये वाटर है, यानी 180 ग्राम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यस, उन्होंने परसेंटेज पूछा है. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100. बोलो वेट ऑफ वाटर कितना है? 180. टोटल कितना है? 286 मल्टीप्लाइड बाय 100.
ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क। इतना परसेंटेज वाटर है उसके अंदर। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन दिस। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इतना पार्ट है, तो ये पूछ रखा है आपको। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चे? एवरीबॉडी? इजी, वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी, वेरी इजी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ 80% प्यूरिटी। क्वेश्चन ये है कि 80% ही प्यूरिटी है उसकी, 80% प्यूरिटी है यानी 10 kg आयरन है। पहले सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। Fe2O3 का Fe2O3 का वेट निकालो। Fe2O3, तो इसमें है 2 आयरन प्लस 3 ऑक्सीजन, 2 इंटू आयरन का वेट दे रखा है 56, 56 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 48, ये 160 ग्राम्स। क्या सारे बच्चे समझे? अब ध्यान से समझो। आपको बोलता है मेरे पास 10 kg आयरन ऑक्साइड है, 10 kg आयरन ऑक्साइड, दिस इज ओनली 80% प्योर। तो 20% तो बकवास है उसमें से, दैट इज मिट्टी है, सैंड है, सॉल्ट है, दूसरा कोई सब्सटेंस है, मिक्सचर है, इम्प्यूरिटी है, उसको हटा दो। 80% प्यूरिटी, तो 80% ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 8 kg। 80/100 इंटू 10, यानी आई हैव 8 kg प्योर, 8 kg प्योर Fe2O3। 8 kg प्योर Fe2O3 है मेरे पास। बढ़िया। आपको बोलता है कि यहां देखो, यहां देखो, Fe, दिस इज Fe, दिस इज Fe। 160 ग्राम्स में 112 ग्राम्स Fe है, ये तो प्योर है ना, ये तो प्योर है। Fe2O3 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाल। तो प्योर Fe2O3 अगर मैं ले लू बच्चा, यस, प्योर Fe2O3 अगर मैं ले लू, तो 160 ग्राम्स में वी हैव हाउ मच आयरन? 112 ग्राम्स ऑफ आयरन। ये है Fe2O3 और ये है Fe। 160 ग्राम्स Fe2O3 में आई हैव 112 ग्राम्स ऑफ Fe। तो भैया 8 kg Fe2O3 यानी 8000 ग्राम्स Fe2O3 में कितना आयन होगा? बोलता है फाइंड हाउ मच आयन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर आयन। यस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर आयन इन 10 kg ऑफ दिस। अरे परसेंटेज निकालना है उसका, टेंशन मत लो आप, परसेंटेज निकाल के दूंगा। पहले कितना प्योर आयन है ये तो निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 112 इंटू 8000 डिवाइडेड बाय 160, है ना? ये सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो बोलो ये हो गया 4 4 जा 4 2 जा 28, तो 7 8 जा 56, यस, 56,000 grams, that is nothing but equal to 5.6 kg। यस, अगर 160 ग्राम्स आयरन ऑक्साइड में ले लू तो उसमें कितना Fe है? 112 ग्राम्स Fe है। बहुत अच्छे सर। तो 8 kg में कितना Fe होगा? 5.6 kg Fe होगा, राइट? बाकी ऑक्सीजन होगा। आपको ये पूछा है क्या? नहीं, आपको तो परसेंटेज ऑफ आयन पूछा है। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, परसेंटेज ऑफ आयन इज इक्वल टू वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। बोलो वेट ऑफ आयरन कितना है? 5.6। बोलो टोटल वेट कितना है? 8 इंटू 100। दिस विल गिव मी माई रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को?
कम ऑन, जल्दी से एक थम्स अप दे दो, या डाउट है तो पूछो, क्विक गाइस, कम ऑन। पहले कितना प्योर Fe2O3 है ये बनाओ, पहले कितना Fe2O3 है ये बताओ। पूरा कोविड में ऑनलाइन क्लासेस था, राइट, पूरा कोविड, बट तुम्हारा जो फटाफट इधर रेस्पॉन्स रहता है ना, खट 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 थम्स अप, इतना अच्छा कभी नहीं लगा ऑनलाइन क्लास लेके, नेवर। यस, ऑनलाइन क्लास वाज ऑलवेज बोरिंग, इट इज ऑलवेज बोरिंग, बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन और, आज कल का दिन और सैटरडे में भी आई विल बी टेकिंग लिटिल एक्स्ट्रा क्लास, तो उसके बाद ऑफलाइन वापस अगेन। ओके, चलो कोई नहीं, ये समझ में आया क्या सारे बच्चों को? पहले प्योर Fe2O3 कितना है निकालो, फिर आगे बढ़ो। डन डन, वेरी इजी, वेरी नाइस। चल बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स if 10 gram of hydrous copper sulfate gives this much of anhydrous copper sulfate on heating. yes, पहले तो आपको ये समझना होगा, हाइड्रस कॉपर सल्फेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, बेटा CuSO4.5H2O होता है, दिस इज हाइड्रस कॉपर सल्फेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसमें, इसको मैं करने वाला हूं हीट, तो मुझे मिलेगा CuSO4 प्लस 5H2O, 5H2O वहां से बाहर निकल जाएगा, ये रिएक्शन पता होना चाहिए। बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, 10 ग्राम्स इसका मेरे पास अवेलेबल है, gives 6.4 grams of anhydrous copper sulfate, इसका वेट कितना है 6.4 ग्राम्स, 6.4 ग्राम्स, इतना ग्राम ये लिया तो 6.4 ग्राम्स अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलता है, तो बचा हुआ क्या था, वाटर, 10 में से 6.4 गया, कितना बचा, अरे बोलो 3.6, है ना। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना था, 3.6 ग्राम्स वाटर ऑफ क्रिस्टल, मास गायब नहीं हो सकता, तो मेरे पास टोटल 10 ग्राम्स था, उसमें 6.4 ग्राम्स वाज कॉपर सल्फेट एंड 3.6 ग्राम्स वाज वाटर, दोनों को मिला करके 10 ग्राम हाइड्रस कॉपर सल्फेट था मेरे पास। अब यहां पर किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो प्लीज पूछ लो, सो दैट मैं आगे बढ़ जाऊं, देखो ये एक्चुअल रिएक्शन है, यस, मैंने आंसर ऑलरेडी लिख दिया, बट फिर भी अब आपको सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बच्चों यहां से 5 हटा करके x लिखना पड़ता है, कि मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने अरे आंसर 5 ही आने वाला है पक्का, यस, बट मान लो और कोई सॉल्व दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे आंसर इज 5, खत्म। बट चलो मैं यहां पे फिलहाल 5 लिख देता हूं, बट हम लोग इसको नीचे फिर से सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखेंगे CuSO4 डॉट XH2O, यानी तुम उनको बोल रहे कि मुझे तो पता ही नहीं कितना H2O है इसमें, मुझे तो पता ही नहीं कितने मॉलिक्यूल H2O के हैं, इसको हीट करूंगा तो CaSO4 मिलेगा प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेगा, 5 आने वाला है आंसर, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखेंगे तो हम बोलेंगे देखो देखो, इसका वेट था 10 ग्राम्स, तो ये हो गया 6.4 ग्राम्स, और बच्चा ये पूरा हो गया 3.6 ग्राम्स, यानी X इंटू H2O का वेट हो गया 3.6 ग्राम्स। एक H2O का वेट कितना है, 1 H2O इज 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस कितना, 2 इंटू 1 प्लस 16, that is equal to 18 that is equal to 18, one molecule of water is equal
रहा है कि कितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाटर का प्रेजेंट होगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? टोटल कितने ग्राम्स में, टोटल कितने ग्राम्स में? बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यस, इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, यानी इसमें, इसमें यस टोटल 10 ग्राम्स है, तो हमको कितना मिलेगा? क्या बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्व तो मैं करके दे दूंगा बच्चों, राइट? पहले आप कॉपर सल्फेट का मास फाइंड आउट करेंगे। देखो यहां फिर से CuSO4, बोलो कितना बनता है? एक कॉपर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। देखो तो जरा, कॉपर का क्या दे रखा है बच्चों मास? कॉपर का वेट दे रखा है 64, 32, 16, तो दिस इज 64 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, दिस बिकम्स 64, 32, 16 4 जा 64, 0 1 6 12 13 14 15 16, 160 ग्राम्स, 160 कॉपर सल्फेट का वेट आया। 160 इज द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। बोलो ओके है क्या सारे बच्चे? यस। इस 160 में, इस 160 में थोड़ा वाटर ऐड किया मैंने, क्या देखो, इस 160 ग्राम्स में मैंने 18, इसका 18 होता है ना, यहां लिख देता हूं इसको, सॉरी, यही लिखते हैं, देखो यहां पर H2O का निकाल लेते हैं, 1 H2O का, तो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 16, दैट इज 18। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स है? X मॉलिक्यूल्स है, तो मैं बोलूंगा वाटर का टोटल वेट हो गया 18x, 18x। ठीक है, स्मॉल x लिख देता हूं बच्चों यहां, ताकि सॉल्विंग आसान हो जाए, स्मॉल x लिख देता हूं, तो 18x will be the total weight of, total weight of water of crystallization। तो यहां 160 ग्राम्स इसका होगा, ये 10 हटा दो फिलहाल के लिए, 160 इसकी वजह से है, यस, 18x इसकी वजह से है, 160 इसकी वजह से, 18x इसकी वजह से, है ना? तो आपको बोलता है कितने मॉलिक्यूल्स, तो हमने बोला परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी कैलकुलेटेड एज वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत किसी को? मल्टीप्लाइड बाय 100 भी नहीं, हम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, तो बोलो यहां कितना आ जाएगा? वाटर कितना है? 18x, टोटल कितना है? 160। क्या सारे बच्चे समझे? ये वाला रेशो समझ में आया क्या? यस, कि व्हेन व्हेन सॉल्ट बनाने के लिए, सिंपल, सॉल्ट बनाने के लिए अगर मैं कॉपर सल्फेट इतना लेता हूं तो वाटर इतना लेना पड़ेगा। द रेशो ऑफ कॉपर सल्फेट टू वाटर, बोलो क्या होना चाहिए? 18x अपॉन 160 होना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? अगर मुझे कॉपर सल्फेट बनाना है बेटा, तो ऐसा रेशो होना चाहिए, बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन में क्या रेशो दे रखा है? देखो, कॉपर सल्फेट कितना है? 6.4 ग्राम्स, और वाटर कितना है? 3.6 ग्राम्स। इनका रेशो ले रहा हूं बेटा मैं, डायरेक्ट वेरिएशन है ना, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी रेशो इज कांस्टेंट। तो कॉपर सल्फेट वर्सेस वाटर, कॉपर सल्फेट अपॉन वाटर, एक्चुअल में जब 160 कॉपर सल्फेट होता है तो 18x वाटर होना चाहिए, बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट 6.4 ग्राम्स है और वाटर कितना है? 3.6 ग्राम्स। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18x यहाँ पे 160 ऊपर आएगा ना? हाँ, 160 न्यूमरेटर में आएगा, 18x नीचे। ओ सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, यस सही है, थैंक यू। तो मैं वाटर अपॉन CuSO4 लेता हूं। देखो, जब वाटर 18x होता है
तो CuSO4 होना चाहिए 160। जब वाटर एक्चुअल में 3.6 था तो CuSO4 कितना था 6.4। थैंक यू तन्वी। ओके, आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 18x इंटू 6.4 या 64 लिख दूं क्या, या पॉइंट पॉइंट काट दिया, 64 इज इक्वल टू 160 इंटू 36। तो भैया 18 वन जा 18 टू जा, x इज इक्वल टू 160 इंटू 2 अपॉन 64। बोलो ये 2 वन जा और 32 5, तो आ गया x का वैल्यू 5। सिंपल। जो यहां हमने किया था ना 160 ग्राम्स में 112 होना चाहिए, तो 8000 में कितना होना चाहिए, वही हमने यहां किया। 160 अगर मैं इसका लेता हूं तो वाटर का 18x होना चाहिए, एक्चुअल में इसका 6.4 लिया तो इसका कितना होना चाहिए, तो यहां से मुझे x का वैल्यू मिल गया। यहां परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाता है खत्म। अब डाउट है तो पूछो कुछ भी, कम ऑन गाइस। एवरीबडी क्लियर है क्या, छोटा मोटा एवरीथिंग। अगस्त्य, अक्षित, अमोघ, अनन्या, अनिका, अंकित, चलो नाइस। बच्चों ये था परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो आपके बुक के मैंने सॉल्व एग्जांपल्स लिए, अनसॉल्व एग्जांपल्स होमवर्क है, मंडे को आओगे तो दिखाओगे आप मुझे। अगर इसको आज के आज सॉल्व नहीं किया तो डब्बा गुल है, प्रॉब्लम हो जाएगा। यू हैव टू सॉल्व इट टुडे ओनली, टुडे टुडे एट एनी कॉस्ट टुडे। क्लास होने के बाद आधा एक घंटा ब्रेक लो, सॉल्व करो परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ता हूं मैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो क्या है ना, कोई भी मॉलिक्यूल के दो फॉर्मूला होते हैं ऐसे मानो। लुक हियर, सिंपल एग्जांपल, C6H12, या नाम लिखता हूं ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको बोलते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे मैथ्स का इक्वेशन होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा इक्वेशन है 6x प्लस 12y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, है ना, तो व्हाट वी डू, हम बोलते हैं अरे 6 है, डिवाइड बाई 6 कर दो। तो लेट्स डिवाइड बाई 6, तो मुझे मिलेगा x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, है ना। यही चीज हमको यहां पर करनी है, यही चीज मुझे यहां पर करनी है ना। 6 मैं बोलूंगा डिवाइड बाई 6 कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। इसका मतलब है द रेशो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन 1 होगा हाइड्रोजन, ना, ऑक्सीजन 1। 1 होगा। अरे बाबा 1, CHO 1:2:1। और ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका, ग्लूकोज का। दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, यस इट इज द स्मॉलेस्ट रेशो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो, होल नंबर जरूरी है, smallest whole number ratio in which the constituent should be taken to form glucose। यानी क्या समझाता हूं, देखो मुझे ग्लूकोज बनाना है, बढ़िया। तो ग्लूकोज बनाने के लिए मैंने उठाया कार्बन, मैंने उठाया हाइड्रोजन, मैंने उठाया ऑक्सीजन। यस, अरे बेलपूरी थोड़ी बना रहे, ये मुरमुरा उठाया, ये शेंगदाना उठाया, टमाटर प्याज ये वो कितना भी डाल दिया, मिक्स कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। यस, एक पर्टिकुलर रेशो में सब कुछ लेना पड़ता है। तो अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन जिस रेशो में आएगा,
दैट इज 1:2:1। यानी अगर मैंने 1 चम्मच कार्बन लिया तो 2 चम्मच हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 1 चम्मच ऑक्सीजन लेके उसको मिक्स करूंगा, तभी ग्लूकोज बनेगा, है ना। आप बोलोगे सर मैं 2 चम्मच कार्बन ले लेता हूं, 1 चम्मच हाइड्रोजन, सॉरी 2 चम्मच कार्बन, 2 चम्मच हाइड्रोजन, 1 चम्मच ऑक्सीजन, तो क्या ग्लूकोज बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन 1 चम्मच कार्बन वेस्ट हो गया आपका, जो अनरिएक्टेड फॉर्म में है ना। सो पॉइंट ये है, ये रेशो मेंटेन करना जरूरी है। आपके बुक में इसका डेफिनेशन दिया रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट 1:2:1, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो विच शोज कि भैया इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और किस रेशो में प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखो, इसको किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, तो मेरे पास बन के आता है बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस, है ना। और क्या लेते हैं, जनरल एग्जांपल्स ले लेते हैं। बेंजीन, वेरी फेमस एग्जांपल्स, C6H6, 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा CH, 1:1 का रेशो। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 6 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ध्यान देना। इन दिस क्वेश्चन 6 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज गिविंग मी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आपके पास है तो उसको किसी तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। यहां पर भी है ना, तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, जनरलाइज। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर पहला फॉर्मूला है मेरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज दिस n? जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड किया वो नंबर, जैसे यहां पर 6 है। एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको, है ना, 2x प्लस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 0। तो यहां किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। x प्लस 2y प्लस 6z इज 0, हाँ कि नहीं? तो मेरा n क्या हो गया? मेरा n हो गया 2, राइट। जिस नंबर से डिवाइड किया वो n है। तो बच्चा व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? कुछ नहीं, हर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन हर एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, तो बोलो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2O1 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। CH2O1, C11 नहीं लिखो तो भी चलता है, यस। लेकिन मेरे पास एक एम्पिरिकल, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला गया बाय डूइंग डिवाइडेड बाय 6 इन दिस सिनेरियो। तो ग्लूकोज के लिए तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला देता हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दूंगा C1H2O1, और आपको बोला मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के बताओ, है ना। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 6 टाइम्स ऑफ C1H2O1, यानी C6H12O6। ये 6 सबको जाता है। अरे वाह, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू C1H2O1, यानी C12H24O12। ये नया सब्सटेंस है,
आई गेस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, आई गेस, आई एम नॉट वेरी श्योर दो, लेकिन ये नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है, शुगर का फॉर्मूला है, शुगर। यस, इसको मैं किसी दूसरे n से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ, है ना, यानी यहां हो जाएगा CnH2nOn। यस, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन एक इंपेरिकल फॉर्मूला से तुम ये नहीं बता सकते कि पक्का ग्लूकोज ही बनेगा। देखो देखो, अगर मैंने इसमें ये 1:2:1 के रेशो में लिया, राइट, तो ग्लूकोज भी बन सकता है, शुगर भी बन सकता है, और भी कुछ बन सकता है ना। सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ग्लूकोज बनाना है ना, यस, तो दैट फैक्टर हैज टू बी 6, है ना। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना है, बढ़िया, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीन चीज लेना है, ओके, ले लिया। इससे अगर ग्लूकोज बनाना है तो 6 टाइम्स ऑफ कार्बन, 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन ये रेशो फिक्स है, 1:2:1 का रेशो, इधर भी 1:2:1 का रेशो, है ना। सो पॉइंट कुछ नहीं है यहां पे, पॉइंट बस आपको ये समझना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द फॉर्मूला, है ना। और ये चीज समझना है कि भैया देखो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, राइट। ये दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यू, इसको शॉर्ट में लिख करके देता हूं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बना मेरा फॉर्मूला फॉर टुडे, फर्स्ट फॉर्मूला। बोलो ओके है क्या। अब क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, एम्पिरिकल निकालने बोलेगा, एम्पिरिकल देगा, मॉलिक्यूलर निकालने बोलेगा, कभी n निकालने बोलेगा, है ना। अब दो चीजें और समझ लो पहले, बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस। C6H12O6, इसका वेट निकालो, वेट, तो इसका वेट निकालेंगे 6 टाइम्स ऑफ कार्बन, 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है। 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16, जो भी आएगा इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल का जो वेट होता है उसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, बढ़िया, है ना। अब यहां पर आ जाओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O, वेरी नाइस, CH2O, इसका वेट ढूंढ करके निकालो, तो बच्चा ये हो जाएगा, यस, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 2 प्लस 16, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल वेट, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर वेट, एंड द फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम। मॉलिक्यूलर वेट, yes, molecular weight is equal to, बोलो, n times of empirical weight, empirical weight। in this scenario 6 times हो जाएगा ये, इसका सिंपल बात है, 6 कॉमन निकाला था, 6 से मल्टीप्लाई करो सबको। so molecular formula is n times of empirical formula, molecular weight is n times of empirical weight, n is that factor जो आपको ढूंढने के लिए बोलेगा। बोलो ओके है क्या, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या क्या किया है हमने यहां तक। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, कम ऑन गाइस, इफ नॉट जल्दी से एक थम्स अप। यस, वेरी नाइस। तो थर्ड फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी. आई होप यू नो व्हाट इज वेपर डेंसिटी. यस, ये पिछले चैप्टर से मतलब पार्ट ए में था. वेपर डेंसिटी कुछ नहीं, वेपर का डेंसिटी, वेपर डेंसिटी गैसियस फॉर्म में, है ना. यस, तो वी हैव 3 formulas. मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी. यस, दूसरा molecular weight is n times of empirical weight, and molecular formula is n times of empirical formula. राइट. अब सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या करना होगा, ये अब समझाता हूं. बट ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट. मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी. मॉलिक्यूलर वेट इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल वेट. मॉलिक्यूलर वेट इज n. n इज दैट फैक्टर जिससे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिवाइड किया था, वो n होता है. आ जाओ, मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं कि पहला कौन सा करवाना है मुझे. देखो यहां, ये पहले स्टेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड्स. देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H10. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आपको बोलता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ. बोलो क्या होगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो CH2 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. एकदम आसान, कुछ है ही नहीं उसमें. CH2 is the empirical formula. दूसरा देखो तो जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन है, H2CO2. अरे यहां तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां तो 2:1:2, तो यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है H2CO2, है ना. यहां कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशो में है बताओ, 1:2 के रेशो में. यहां हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 2:1:2 के रेशो में. सिंपलेस्ट रेशो. तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग रहे हमेशा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है किसी का भी. यस, राधिका, तनय, ध्रुव, अनिका, कैमरा ऑन चाहिए मुझे फटाफट. यश, तन्वी, जिनका भी बंद है क्विक. ठीक है, ओके. यस, तो सिंपल. स्टेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमने बोला ले 5 से डिवाइड कर. स्टेट द मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमने बोला ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है तो टेंशन ही नहीं है, छोड़ दो फिर. बढ़िया बात हो गई. डन. आगे बढ़ू मैं. तो ये आंसर है आपका और ये आंसर है आपका. सिंपल. अगले सवाल पे जाते हैं. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड whose molecular formula is this. Calculate the empirical formula of a compound whose molecular formula is this and empirical formula weight is 83. एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट 83 दे रखा है. तो कुछ भी क्वेश्चन हो गया बच्चों, है ना. अननेसेसरी टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ. देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है आपको. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H6O4. C8H6O4, है ना. क्या करे, डिवाइड बाय 2 कर दो. यस, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2. तो मैं बोलूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, बोलो C4H3O2. ये आगे का क्यों दे रखा है, ऐसे टाइम पास. यस, वो n कैलकुलेशन के लिए. हो गया, आंसर हो गया. दिस इज माय आंसर, है ना. ये क्यों दे रखा है, ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे दिया. एम्पिरिकल वेट दिया है उन्होंने. देखो हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया. डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर भी तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई. डन,
खत्म। और एक चीज से ट्राई करते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ के निकालते हैं। बोलो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 8 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। हे भगवान, यस कितना बनेगा ये? 8 इंटू 12 96 प्लस 6 प्लस 64 प्लस 6 प्लस 64 कितना है? देखो तो, है ना? 102 प्लस 64 ये हो जाएगा, सॉरी 166 166 बोलो डन। अच्छा, एम्पिरिकल वेट दिया है, एम्पिरिकल वेट, बोलो एम्पिरिकल वेट कितना है? 83। हमारे पास एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल वेट। तो बच्चा n इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, 166 अपॉन 83, 2, है ना? तो क्योंकि 2 आया आंसर, मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा, इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी जरूरत पड़ेगी। एन ढूंढ के पहले निकालना पड़ेगा, कभी कभी एन ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा मैं? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट है, एम्पिरिकल वेट पता है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, 2 आया, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगस्त्य समझ में आ रहा है क्या? श्रेयस, बोहिते, कृष्णा, एवरीबडी, तन्वी, सृष्टि, नाइस, बढ़िया। सो बच्चों, बेसिक बेसिक सिंपल क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, एम्पिरिकल निकाला, मॉलिक्यूलर दिया, एम्पिरिकल निकाला, मॉलिक्यूलर दिया, एम्पिरिकल निकाला, खत्म। अब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाते हैं, या आजा। बोल रहा है फुल फोकस अटेंशन चाहिए मुझे, कैलकुलेशन ट्रिक्स बताऊंगा, कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, सो ध्यान दो। A compound of carbon, hydrogen, oxygen is found to contain 40% carbon, 6.7 hydrogen and इतना oxygen. Calculate its empirical formula. Vapor density दे दिया उसका 30. Calculate the molecular formula. एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड बनाया है हमने जिसमें कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.7% और ऑक्सीजन है 53.3%। आपको बोलता है बेटा इसका कौन सा कंपाउंड बनेगा बताओ, है ना? मैंने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और तीनों को मिक्स किया, क्या बना ये बताओ? यस, कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चालू किया था चैप्टर में, देखो देखो, मैंने क्या लिया? कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, उसका ग्लूकोज भी बन सकता है, उसका सुक्रोज भी बन सकता है, उसका शुगर भी बन सकता है, उसका कोई भी कंपाउंड बन सकता है, बढ़िया। तो बोलता है क्या बन रहा है बताओ? अब क्या दे दिया आपको? आपको दिया है 40% कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन इतना इतना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, 3-4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से, आराम से। मेन इज कैलकुलेशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन एंड हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले यहां पर आप एलिमेंट लिखोगे, कौन सा एलिमेंट है, बढ़िया। फिर उसके बाद उसका परसेंटेज लिखोगे, यस, कितना परसेंटेज लिया है ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो लेट्स राइट, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है 40, 6.7 एंड 53.3। मैं जो टेबल बना रहा हूं वो सीक्वेंस मेंटेन करा तो अच्छा रहता है,
तो एलिमेंट फिर परसेंटेज, उसके बाजू में लिखा जाता है बच्चों उसका एटॉमिक वेट। तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, पता होना चाहिए। क्या सारे बच्चों को समझा? कुछ नहीं किया हमने, एक टेबल बना के लिख दिया। कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ पे? छोटा मोटा कुछ डाउट है क्या किसी को यहाँ पे? अच्छा, नेक्स्ट कॉलम बनाने वाला हूं मैं, इन दोनों का डिवीजन 40 डिवाइडेड बाय 12। देखते जाओ, समझते जाओ। 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय 1, परसेंट डिवाइडेड बाय वेट करना है आपको, परसेंट डिवाइडेड बाय वेट करना है आपको। ये हुआ 53.3 डिवाइडेड बाय 16, परसेंट डिवाइडेड बाय वेट करना है और इसका आंसर लिखना है। अब प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में, है ना? इन तीनों में सबसे आसान कैलकुलेशन किसका है बच्चा? सबसे आसान कैलकुलेशन है ये, क्योंकि इसका आंसर तो 6.7 आ रहा है। हाँ कि नहीं? बढ़िया। अब इन दोनों में सेकंड आसान कैलकुलेशन किसका है? वो इसका है। और देखो आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? 12 3 36, 3 पॉइंट समथिंग, है ना? बिना कैलकुलेशन किए मैं आपको बोल रहा हूं कि 6.7 का आधा आंसर होगा, 6.7 का हाफ होगा आंसर। सब कुछ रेशो में निकल के आएगा। कर लो। यस, 12 3 36, 4 0 40, अरे 4 बचेगा ना, 4 0 40, तो 3.3, फिर से 40, 3.33, जो कि इसका डबल है। अरे जो कि इसका डबल है। एकदम सिंपल कहानी। बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को? एवरीबडी नाइस। यहां पर देखो 53.3 डिवाइडेड बाय 16, ये भी 3 पॉइंट कुछ तो आएगा, सेम आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे, पक्का। ये सब एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। एलिमेंट्स लिखे, उनके परसेंटेजेस लिखे, उनके एटॉमिक वेट्स लिखे, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस किया, यहां लिख दिया, जो आंसर आया वो आया। डन डन। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? बढ़िया। अब हम करने वाले हैं सबसे छोटा नंबर, जो आंसर आया ना उसमें से स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करो, स्मॉलेस्ट नंबर सिलेक्ट करो। कौन है सबसे स्मॉलेस्ट? 3.33। सबको 3.33 से डिवाइड करो। 3.33 अपॉन 3.33, 6.7 अपॉन 3.33, 3.33 अपॉन 3.3। इन सबको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो। बेटा आंसर आता है 1, यहां आता है 2 और यहां आता है 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। कार्बन का 1 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा। तो मुझे मिलता है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O1, C1H2O1। We have got our empirical formula. Question is, yes, calculate its empirical formula। और ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का मेथड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का समझा? पक्का समझा? वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पिछले हमको फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। पहले तो मुझे n पता होना चाहिए, n। तो मैंने बोला n इज या वेपर डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 30। यस, एक काम करते हैं, पहले मैं
एम्पिरिकल वेट निकाल लेता हूं इसका, एम्पिरिकल वेट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो गया ये, बोलो। यस, 12 प्लस 2 प्लस 16। अब मैं निकालूंगा, यस, एम्पिरिकल वेट मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो मेरा आया 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, यानी 2 इंटू 30 60, क्योंकि वेपर डेंसिटी 30 गिवन था। बढ़िया। अब मैं निकालूंगा n, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। तो ये आया 60 डिवाइडेड बाय 30, 2। वाह, 2 भी मिल गया। नाउ आई नो दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मुझे यहां से मिलता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C1H2O1 यानी C2H4O2, C2H4O2। ये बना मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल पूछा था, मॉलिक्यूलर पूछा था। मॉलिक्यूलर निकालने के लिए n की जरूरत थी। हमने बोला भैया n कैसे निकलेगा, n तो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। यस, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एम्पिरिकल वेट यहां से मिल गया, खत्म। आपको पूछा है फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ध्यान से समझो, C2H4O2 ये कौन सा कंपाउंड है? यस, ये कंपाउंड है CH3COOH। देखो, 2 कार्बन, बढ़िया, 4 हाइड्रोजन, बढ़िया, 2 ऑक्सीजन। नाउ दिस इज माय फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। आप बोलोगे सर मिल तो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं चलेगा, कौन सा कंपाउंड है वो बताना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली चल जाएगा, बट बताओ फॉर्मूला बताओ, क्योंकि उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस, ये तो बस कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने बता रहे हैं, को तो पर मॉलिक्यूलर हमें फॉर्मूला चाहिए। हमें तो कैसे यू विल पता हैव टू चलेगा? गेस फ्रॉम हियर कि क्या होगा। अब आप बोलोगे सर हम कैसे गेस करें, कोई बात नहीं, गेस करने के लिए अभी ऑर्गेनिक चैप्टर बाकी है, तो हो जाएगा गेस। ऐसा कोई अजीब कंपाउंड नहीं देंगे आपको, है ना। समवन वाज सेइंग समथिंग, बोलो। नहीं, वही क्वेश्चन था कि हम कैसे सानवी फाइंड सामने करें। देखो, सानवी ध्यान दो जरा। यस, भगा दो उधर जो भी आया उसको, भागो, ध्यान दो, है ना। सो बच्चा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, एंड वो थोड़ा सा और ऑर्गेनिक होने के बाद हो जाएगा। रॉकेट साइंस नहीं देंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि CH3COOH है। लेकिन दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, और ये आएगा 4 नंबर के लिए, और बहुत आसान होता है, बहुत आसान। यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन दिया, हमने एटॉमिक एटॉमिक वेट लिखा, इस कॉलम में हमने लिखा 40 डिवाइडेड बाय 12 परसेंट अपॉन वेट, परसेंट अपॉन वेट। फिर हमने किया कैलकुलेशन 3.33, सबसे आसान वाला पहले करो। यस, उसी के मल्टीपल में आएगा, या तो उसका हाफ, या तो उसका 1/3, या तो उसका डबल ट्रिपल, ऐसा ही आएगा, और खत्म हो गया। ये आ गया, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर, सबको इससे डिवाइड कर दो, 1 2 3। यस, रिमेंबर द प्रोसेस, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मिल गया एम्पिरिकल, C1H हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अब मॉलिक्यूलर निकालना है, तो दिस इज माय फर्स्ट आंसर, इसको हम बॉक्स बना देते। फिर मॉलिक्यूलर के लिए n पता होना चाहिए, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने बोला देखो यहां से मिल जाएगा,
सबको समझ में आया क्या? एक थम्स अप जल्दी से, कोई डाउट होगा तो पूछो, क्विक, कम ऑन गाइस, आई नीड टू टेक अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एट लीस्ट। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अ केमिकल रिएक्शन शोड दैट, यस, पहले परसेंटेज वाला करा देता हूं। A compound has the following percentage composition 1, 2, 3 and 4. Calculate the molecular formula of the crystalline salt, assuming that all the hydrogen in the compound is combination with oxygen as water of crystallization. बोलता है molecular weight of the compound is given. Calculate the molecular formula. देखो क्या करेंगे, come on everybody, ध्यान देना। एक है सोडियम, उसके बाद है सल्फर, उसके बाद है हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। इसके बाजू में इसके परसेंटेजेस लिखे जाते हैं। सो आई राइट 18.60, उसके बाजू में 25.80, उसके बाजू में 4.03 और उसके बाजू में 51.58। बोलो ओके है क्या? उसके बाजू में उसके एटॉमिक वेट्स लिखे जाते हैं। तो एटॉमिक वेट 23, इसका 32, इसका 1 और इसका 16। उसके बाजू में इनको डिवाइड किया जाता है। 18.60 डिवाइडेड बाय 23, भगवान। 25.80 डिवाइडेड बाय 32, हे भगवान। 4.03 डिवाइडेड बाय 1 और 51.58 डिवाइडेड बाय 16। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, हिम्मत है ना, कैलकुलेशन टेक्निक्स है, तो भैया डिवीजन करना पड़ेगा आपको। करो फिर डिवीजन और लिखो आंसर। दूसरा ऑप्शन, ट्रिक्स यूज करो कुछ। क्या ट्रिक है? सबसे आसान कौन? ये। तो भैया ये तो आ गया 4.03, विच इज एज गुड एज 4, विच इज एज गुड एज 4। तो 4 रहने देता हूं वहां पे। अच्छा जी, सेकंड इजी कौन है? सबसे आसान इसमें से कौन है? मुझे तो कोई भी आसान नहीं लग रहा है, बट मुझे ये पक्का पता है कि ये जो बाकी सब है ना, या तो वो 4 के मल्टीपल्स होंगे या फिर उससे डिवाइड, मतलब छोटे नंबर इससे जिसका मल्टीपल 4 होगा, जिसका मल्टीपल 4 होगा। 1/3 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। 1/3 भी हो सकता है। बोलो कौन सा कैलकुलेशन सबसे पहले? एक कैलकुलेशन यहां और करना ही पड़ेगा, आप एक कैलकुलेशन मैंडेटरीली करना पड़ेगा। आप कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हम ये वाला करते हैं। 25.80 डिवाइडेड बाय 32, है ना, यहीं पे करते हैं। सो 2 1 जा, 2 2 जा, 1 8, 9 जा, 18, 0 डिवाइडेड बाय 16। बढ़िया। वैसे मैं 4 से भी कर सकता था उसको, कोई बात नहीं, आपको आराम आराम से बता रहा हूं। 2 से फिर 6 जा, 4 जा, 5 जा डिवाइडेड बाय 8। इज इट ओके? चलेगा? अब क्या करूं? अब तो मैं फंस गया। अब 2 से नहीं कर सकता, कर लेता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, इसको 4 लिख देता हूं मैं। अरे यार बच्चा पार्टी, चलता है, सब कुछ चलता है। इसको मैंने लिखा 6.64, सॉरी 6.44। अरे 0.01 से बढ़ाया, क्या फर्क पड़ता है ना। मैं तो 1 सेकंड में चारों आंसर लिख के बता सकता हूं शॉर्ट में, बट तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं। सो बोलो ये हो जाएगा 3.22 डिवाइडेड बाय 4। हाँ बढ़िया। अब ये तो डायरेक्ट डिवीजन कर लो, 0.85। देखो तो अप्रोक्सीमेटली 0.85 आता है वो, अप्रोक्सीमेटली, यस 0.85 या 0.85। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं ना बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि ये 4 आया है, क्योंकि ये 4 आया है, मैं तो इसको 0.8 लिखूंगा। अरे मल्टीपल है ना, मल्टीपल। मैंने बोला, देखो मैंने कुछ छेड़छाड़ किया यहां पर, मैंने नंबर छोटा किया, मैंने नंबर छोड़ना मत कर, मत कर ले।
तुम इसको डिवाइड करो, चलो करो डिवाइड, बोलो 0 जा 0, 8 8 जा 64, अरे 8 8 जा 64, 5 बचा 0.0, लो 0.80, खत्म। 2 डेसिमल तक लेना है, 2 डेसिमल तक लेना है, बढ़िया। अब मुझे बताओ इसका आंसर भी क्या 0.80 आएगा? हाँ। अरे यार अब सॉल्व करने की जरूरत है क्या सच में बच्चों को? अब सॉल्व करने की जरूरत है क्या? 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, बहुत पास में 0.80 आने वाला है। वैसे भी कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, खत्म करो। हाँ अब ये क्या आएगा? 16। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये 3 पॉइंट कुछ तो आएगा, 4 का मल्टीपल ही होना चाहिए या 0.8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसको 3.2 चाहना पड़ेगा। यस। अच्छा 3.6 भी आ सकता है बच्चों, वैसे 3.6 भी आ सकता है, 3.6 भी आ सकता है ना? बट मैंने 3.2 क्यों लिखा? क्योंकि वो बहुत क्लोज जा रहा था। आप फिर भी इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख, मैं बोल रहा हूं ये तो आपने पूरा कैलकुलेट किया 0.8, वैसे इसको भी कर लो, आपकी मर्जी। बट दिख रहा है कि ये 0.8 आने वाला है। मैं बोल रहा हूं वो सब एक दूसरे के मल्टीपल्स है, सारे लोग एक दूसरे के मल्टीपल्स, क्योंकि ये 48 के बहुत क्लोज है, 48 51, मैंने इसको 3.2 लिख दिया। आप बोलोगे एग्जाम में चलता है क्या? हाँ चलता है, बट ऐसे चलता है। अब मैं ढूंढूंगा इसमें से सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है भैया, बोलो कौन? 0.8। सबको 0.8 से डिवाइड करो, 0.8 अपॉन 0.8 1, 0.8 अपॉन 0.8 1, 4 अपॉन 0.8 5, 3.2 अपॉन 0.8 4। वी गेट इट? परफेक्ट हो गया एकदम, है ना? सो देखो क्या बनने वाला है अब। सोडियम 1, Na1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 4। गिव मी 1 मिनट प्लीज मॅम, त्यांना सांगा 5 मिनिट म्युझिक बंद करा म्हणा, 5 मिनिट बंद करो बोलना, सिर्फ 5च मिनिट। अच्छा यहां देखो तो जरा, ये बन गया मेरा फॉर्मूला, ये बन गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। उन्होंने क्या बोला था? फाइंड द एम्पिरिकल, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको समझ में आया क्या? एनीबडी एनी डाउट? कुछ भी? कुछ भी? नाइस। अब आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है ऑल द हाइड्रोजन, सारा के सारा हाइड्रोजन इन द कंपाउंड is in combination with oxygen as water of crystallization. Yes, and the molecular formula is 248। तो पहले तो मैं एम्पिरिकल वेट निकाल लेता हूं इसका। बोलो क्या है? सोडियम का 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 5 और ये 64। कितना आया देखो? 3 5 11 5, 11 plus 5 is 16, 1 2 3 4 5 6, 6 plus 6 12, 126 is the empirical formula weight, empirical weight, and 248। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 124 होना चाहिए था क्या ये? यस, चेक करना एक बार। 23 प्लस 32 प्लस 5 प्लस 4, कुछ गड़बड़ किया? अरे 4 कैसे? ये 64 आएगा ना। यस, सो 64 32 23 एंड 5, 4 5 6 7 8 9, यस 4, 124। सही बात है क्या सर? कैलकुलेशन नहीं करते ठीक से। 124, बढ़िया। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 248 गिवन है, तो मैं n निकाल लूंगा। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, 248 अपॉन 124 2। बहुत अच्छे। तो मुझे क्या क्या मिल गया?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी n की वैल्यू मेरी 2 हो गई और ये है मेरा सल्फर सल्फर H5O4 H5O4। बढ़िया। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा Na2S2H10O8। क्या सारे बच्चे समझे? मुझे मिल गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, वो बोलता है जितना के जितना हाइड्रोजन है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है। वेरी नाइस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी इसको मैं पहले H2O लिखूंगा। बताओ कितने हाइड्रोजन है? 10। तो 10 हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे यहां पर 5.5 H2O लिखना पड़ेगा। H2O पूरा के पूरा हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में है, तो बेटा मैं यहां पर 5H2O लिखूंगा। बढ़िया। क्या बचा? Na2S2 और ऑक्सीजन कितने बच गए? 5 हो गया, 3 ऑक्सीजन बच गए। देखो तो सारे बच्चे, Na2S2O3 और ये 5 + 3 ऑक्सीजन और ये 5 2 10 हाइड्रोजन। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या किया है हमने? कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताओ। एंड नाउ दिस इज माय फाइनल आंसर, है ना? Na2S2O3.5H2O कौन है ये है सोडियम 3O सल्फेट। याद करो। आप बोल देते हो सर आउट ऑफ सिलेबस, हमको काट दिया सर, ये सर हमको ये कट करा दिया सर हमको एक लाइन कट करा दी सर बुक में, सर हमको ये वर्ड कट करा दिया सर बुक में। ऐसा नहीं होता है, दूसरे चैप्टर में भी लगेगा वो कहीं ना कहीं। यस, तो कुछ कट कुट नहीं करने का। सोडियम थियोसल्फेट का सॉल्ट है ये। एंटायर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैंने वाटर को पूरा H2O बनाया, 10 था तो 5H2O बना, 5 ऑक्सीजन इधर गया, बचा हुआ इसके साथ आएगा। सोडियम थियोसल्फेट का सॉल्ट है वो। अच्छा, नाम नहीं पूछने वाला, टेंशन मत लो, बट आपको फॉर्मूला बनाते आना चाहिए ना। सो देखो हमने क्या किया बच्चों, सेम प्रोसेस फॉलो किया। ये ये डन। एक सोडियम, एक सल्फर, 5 वाटर और ये बन गया। हमने बोला ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से कुछ नहीं बनना है। दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला, इससे कुछ नहीं बनना। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन था, हमने बोला n निकाल लो। बढ़िया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल गया। बट ऐसा नहीं चलता, आपको बोल रहा है कि ये पूरा के पूरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग से चलेगा, हाइड्रोजन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में है कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। तो मैंने बोला पूरा 10 के 10 हाइड्रोजन वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ वाटर देगा। तो H2O लिखा और 10 हाइड्रोजन के लिए यहां 5 आएगा। बहुत बढ़िया सर, 5 लिख दिया। Na2S2 3 ऑक्सीजन बचा, सोडियम थियोसल्फेट का वाटर मतलब क्रिस्टल सॉल्ट। दैट इज हाउ यू डू एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस। अब वैसे एक क्वेश्चन बाकी है, बट यहां बहुत म्यूजिक चालू हो गया है, मैंने ऑलरेडी उनको स्टॉप करवाया है। सो देर आर 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग, ये मैं कल कंटिन्यू करूंगा। बट इतने क्वेश्चंस अगर आज आपने सॉल्व नहीं किए बच्चों, तो यू विल हैव टू क्राई इवन फॉर सच अ इजी थिंग। एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत आसान है ना? वैसे हम कंटिन्यू करेंगे इसका थर्ड पार्ट, तो कल हम 2 चीज कर लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे और इसका आगे का एक और टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला, वो भी खत्म करेंगे। कल सबसे पहले डाउट पूछ लेना अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में कुछ हो तो। योर होमवर्क इज मेक नोट्स एंड सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस टुडे विदाउट फेल। यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस जो हमने करवाए हैं।
notes and the questions of this file. Unsolved नहीं दे रहा हूं, एटलीस्ट सॉल्व वाले करो, एटलीस्ट सॉल्व वाले करो. यस, प्लीज डू इट बच्चा. ओके, perfect. Chalo then, that's it for today. See you guys tomorrow. Bye bye.